हमारी ही प्रैक्टिस में मेरे पास ही पेशेंट्स है जो 24 एंड 25 ईयर्स ओल्ड है। पर व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट कैंसर, क्या लोग उतना खुलकर आपसे बात कर पाते हैं? निपल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, भले ही वो वाइटिश हो रहा है या फिर ब्लड आ रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं था एक महिला के अंदर। तो अगर किसी को खुद ही टेस्ट करना हो कि यार मुझे कोई लंप तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो वो कैसे घर पर टेस्ट करे? और अनफॉर्चुनेटली जो ठीक होने वाला पेशेंट भी होता है वो फिर वो एक ऐसी पोजीशन में हमारे पास आता है कि जहां हम कुछ कर ही नहीं पाते। कि अगर मैंने ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कराई तो मेरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी। मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं हेल्थ डीएनए। आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे बताते हुए लोग पता नहीं क्यों झिझकने लग जाते हैं, बल्कि ज़रूरत है इसके बारे में जागरूकता फैलाने की, लोगों को बताने की कि ये बीमारी अगर सही पर इसका इलाज ना किया जाए तो कितनी घातक बन सकती है। हम इस बीमारी को अक्सर महिलाओं से जोड़ते हैं, पर काफ़ी कम लोग जानते हैं कि अब ये बीमारी उतनी ही ज़्यादा बड़ी है पुरुषों के लिए भी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं स्तन कैंसर के बारे में, जिसे आप ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर क्यों होती है बीमारी, क्या रीज़न है, कैसे बचा जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सरीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सर गंगाराम हॉस्पिटल और इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी से आते हैं। सबसे पहला सवाल यही होगा, स्तन कैंसर क्या है? जैसे हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कैंसर, तो कैंसर का मतलब बड़ा सरल है, कोई भी ऐसा सेल जो बॉडी के कंट्रोल में नहीं है और वो मल्टीप्लाई करे जा रहा है। सेम चीज़ जब वो ब्रेस्ट में हो रही है तो आप उसको उसकी लोकेशन के हिसाब से टैग करते हुए हम बताते हैं कि ये बीमारी की शुरुआत ब्रेस्ट से हुई। तो ऐसे करके हर कैंसर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जब वही सेल्स ब्रेस्ट से शुरू होते हैं तो हम उसको स्तन कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर बोला जाता है। और वो जो कैंसर है उसके पास अगर वो बेनाइन कैंसर है, यानी कि जो सिर्फ साइज़ में बड़ा होता है, तो उसको हम बेनाइन कैंसर्स कहते हैं। उनके पास फैलने की क्षमता नहीं होती। तो एक बड़ी भ्रांति है कि अगर मेरे को कैंसर हो गया ये तो फैल ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कई कैंसर्स होते हैं जो सिर्फ साइज़ में बड़े होते हैं और वो फैलते भी नहीं है, उनकी सिर्फ सर्जरी होती है, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हम सबको डर लगता है जो दूसरे टाइप के कैंसर होते हैं जिनके अंदर फैलने की क्षमता होती है, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हम कहते हैं उसको, जहाँ पे अगर हमने उस चीज़ का इलाज अच्छे से नहीं किया तो जो अर्ली स्टेज का कैंसर है वो लेट स्टेजेस में भी आ सकता है। सो मोटा मोटा समझने के लिए, जब भी सेल्स एबनॉर्मली बढ़ते जा रहे हैं और उस पर कोई लगाम लगाने की बॉडी की काम सारे फेल हो रहे हैं, तो बेसिकली उसको हम कैंसर बोलते हैं। जब वो ब्रेस्ट में होता है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर। आप खुद एक डॉक्टर हैं, ब्रेस्ट कैंसर जब भी इस बारे में बात होती है, नॉर्मल हम कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं कि ठीक है लिवर में कैंसर हो गया, यहाँ कैंसर हो गया, आपके इस बॉडी पार्ट में कैंसर हो गया। पर व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट कैंसर, क्या लोग उतना खुलकर आपसे बात कर पाते हैं? क्योंकि अब मैंने देखा है, पहले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हालांकि इतनी बात नहीं होती थी, अब शायद थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है। बिल्कुल। तो आपको जान के हैरानी हुई कि अब जब हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम दिल्ली जैसे शहर में हैं, तो ऑब्वियसली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको आजकल नॉलेज पूरी होती है। वो ऑलरेडी अपना होमवर्क एंड अपने इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, इनफैक्ट वो डॉक्टर्स भी आजकल सारा एआई या गूगल से पता करके आ रहे हैं। सो जो आज से 2-3 साल पहले तक मेरे को क्वेश्चन आंसर मेरे पेशेंट्स के साथ होते थे, अब मेरा वो टाइम बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि पेशेंट्स आर नाउ बिकमिंग वेल इक्विप्ड एंड हर इंसान आजकल टेक्नोलॉजी को अपने साथ यूज़ कर रहा है। इशू कहाँ आ रहा है, जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं दूर दराज के गाँव से या फिर टियर 2 सिटीज़ या टियर 3 सिटीज़ में, जहाँ पे अभी तक इस शब्द को एज अ टैबू लिया जाता है, मतलब वो इस शब्द को बोलने से भी कतराते हैं। उस चक्कर में वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी वो जो गांठ होती है वो बड़ी होती रहती है, जिसकी वजह से जब वो हमारे पास आते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेज 4 यानी कि भी वो फैल चुका होता है पूरी बॉडी में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, भले वो गांव में हैं या विलेजेस में हैं, वहाँ पे जागरूकता का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे टैबू है। दिल्ली के अंदर या फिर कोई भी मेट्रोपॉलिटन बड़ा शहर है, यहाँ पे आजकल ये टैबू इतना रहा नहीं है। इनफैक्ट मेरे को बहुत कंफर्टेबल है, इनफैक्ट पेशेंट्स आके खुद ही बता देते हैं कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट शुरू करिए। लेकिन जब कोई बाहर का आता है, आउटसाइड दिल्ली है या एनसीआर कोई गाँव का आता है, वहाँ पर डेफिनेटली अभी बहुत सारी चीज़ों की हमारे को कमी दिखती है। हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आती है महिलाएं। सबसे बड़ा सवाल यही आता है लोगों के दिमाग में कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या वो एक पर्टिकुलर एज के लिए, क्या उम्र दराज महिलाओं को होता है, या फिर युवा जो यंग वुमेन है, जो वर्किंग वुमेन है, या फिर जो 17-18 साल की हैं, 30-32 साल की हैं, या फिर 60-65,
क्या है? जब आज से 10 साल पहले का अगर हम पैराडाइम देखते हैं, आज से 10 साल पहले क्या होता था कि भाई पेशेंट्स जो हमारे पास आते थे वो जनरली 50 या 60 अबव के साथ आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे यंग फीमेल्स में भी इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ये बात कहे मेरे को कि 35 ईयर्स है या 20 ईयर्स है, इनको तो हो ही नहीं सकता, वेल वो गलत हो गया। अब हमारी ही प्रैक्टिस में मेरे पास ही पेशेंट्स है जो 24 एंड 25 ईयर्स ओल्ड हैं। आप ऐसी बात सोचते भी नहीं हो जब 25-26 साल के होते हो। सो देयर इज़ नो रूल। तभी हम हर एक से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हर महिला को, जब भी कोई जैसे फैमिली में कोई पेशेंट आ रहा है और उनके साथ कोई महिला साथ में होती है तो हम उनको भी साइड बाय साइड काउंसल करते हैं कि आप अपना भी ख्याल रखिए, पेशेंट का तो हम रख ही रहे हैं ख्याल। अगर आपने उसको जल्दी कैच कर लिया तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको लेट पकड़ते हैं, भले अब भ्रांति क्या होती है कि जो यंग फीमेल्स होती हैं वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड होती हैं, अपने या तो प्रोफेशनल किसी कोर्स में होते हैं या फिर वो अपना अभी करियर की जर्नी में होते हैं, उसमें वो इग्नोर खुद ही कर जाते हैं। और क्योंकि कोई सोचता ही नहीं है ना कि यंग एज में थोड़ी ना मेरे को कैंसर होएगा। प्रॉब्लम ये होगी है कि आजकल हमारे पास अब मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए मेरा काम सुबह से शाम कैंसर देखना ही है, तो मैं हर रेंज को देख रहा हूँ। एक इंडिविजुअल अगर कोई भी लंप है और वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली एटलीस्ट एक ओपिनियन तो लीजिए। अगर आप ओपिनियन ही नहीं लेंगे तो पता ही नहीं चलता। सवाल था कि क्या होता है, कई बार क्या होता है कोई सिस्ट बन रही है छोटी सी या फिर कुछ हल्का सा लंप है, उसमें दर्द नहीं हो रहा है, हमें लगता है यार ठीक है हल्की फुल्की गांठ हो गई होगी, कुछ हो गया होगा, अपने आप भी ये बाद में ठीक हो जाएगा। उस सिचुएशन में आदमी क्या करे? सबसे पहले अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही तो प्लीज़ टेक अ मेडिकल हेल्प। आप अपने पास के डॉक्टर को दिखाइए, किसी को तो दिखाइए। देखिए अगर आपकी बॉडी ने उसको ठीक करना होता ना तो वो ठीक कर चुकी होती है। और जनरली जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी हिस्ट्री बड़ी सिंपल होती है, सर 1 महीने से था, हफ्ते से था, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे करके जब आपको हिस्ट्री मिलती है तो आपको इतना तो पता चल जाता है कि जो ये पेशेंट है इसको आपको छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया के अंदर वो इग्नोर किया जाता है। एंड दैट इज़ वाई अगर हम कोई अमेरिकन ट्रायल देखें वर्सेस इंडियन ट्रायल के अंदर स्टेज 4 का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। और अमेरिका के अंदर यहाँ जहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल ज़्यादा है, आप उनके देखेंगे कि अर्ली कैंसर्स वो 70-80% तक डायग्नोसिस कर लेते हैं। हम लोग बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे। अब जैसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग कई बार टाइट कपड़े पहन लेते हैं, कई बार टाइट कपड़े पहन के सो भी जाते हैं। तो क्या जो आप अंदरूनी कपड़े पहन रहे हैं या जो बाहर जिस तरीके, उससे भी क्या इफेक्ट पड़ता है? ये एक मिथ है, इसका कोई इस चीज़ से कोई तात्पर्य नहीं है। कोई लेना देना नहीं अब जैसे कई लोगों ने कहा हुआ है कि जी अगर आप उस गांठ की अगर बायोप्सी करें तो कैंसर फैल जाता है। अब लोगों ने कुछ नॉन एकेडमिक लोग, यानी कि मैं ऑब्वियसली किसी के प्रोफेशन के बारे में नहीं बोल रहा, कई लोगों ने तो डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है कि जी अगर आप संतरे को पिचकाओगे तो फिर वो स्प्रट कर जाता है। ऐसे करके लोगों को भटकाया जा रहा है ये बोल बोल के कि अगर आप मैमो कराओगे, क्योंकि मैमो में देखिए ब्रेस्ट को कंप्रेस करके हमारे को इमेजेस मिल जाती हैं, तो लोगों को ये बोला जा रहा है कि जी आप ये कराओगे तो इससे ये फैल जाएगा। अब उस चक्कर में हमारे देखिए देश में भी लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, हम 70-80% तक आ गए, बट अभी भी 100% अचीव नहीं हुआ है। एंड उसकी वजह से कई लोग करा ही नहीं पाते अपना डर के मारे कि जी हम मैमोग्राफी कराएंगे हमारा फैल जाएगा, हम बायोप्सी कराएंगे हमारा फैल जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली जो ठीक होने वाला पेशेंट भी होता है वो फिर वो एक ऐसी पोजीशन में हमारे पास आता है कि जहाँ हम कुछ कर ही नहीं पाते। मेरा अगला सवाल ये था कि आपने मेमोग्राफी की बात की, क्या होता है? अगर पेशेंट को समझाना हो, मुझे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें समझना, से आपने बोला कि मिथ है, लोगों में डर फैला दिया है, अजीब तरीके की वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं, लोगों के पास व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, तो हाउ टू टेल देम कि नो इट्स नॉट डेंजरस, इट्स नॉट डिफिकल्ट, कैसे? मैं तो यही कहूँगा कि आजकल देखिए हम इंसानों को छोड़ते हैं, चलो ये सिंपल क्वेश्चन आप AI में डाल दो, AI भी तो एक लॉजिक से ही आपको आंसर दे रहा है। उसको तो नहीं पता ना कि भाई डॉक्टर ने उसमें कोई स्टेटमेंट लिखी है या पेशेंट ने लिखी है, उसमें तो जनरली आप कोई भी एक अपना डाउट डाल दो और वो ही बता देगा। एंड आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैमोग्राफी हुई है, बायोप्सी हुई है और उससे कैंसर फैल जाए। इंस्टेड अगर आप वो ये दोनों स्टेप्स लोगे ही नहीं तो आपका ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू होना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेरे पास पेशेंट आता है, पहले तो हमें उसको बताना होता है कि मैमोग्राफी क्या होती है। सो जैसे आप चेस्ट का एक एक्सरे कराते हैं तो मैमोग्राम भी एक ब्रेस्ट का एक्सरे है। उसके अंदर हमारे को ये पता चल जाता है कि भी बायराइड्स कैटेगरी होती है। जैसे हम कहते हैं कि हर ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, तो हमारे पास मैमोग्राफी से कैटेगरीज पता चल जाती हैं कि बायराइड 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके होता है।
अगर वो बेनाइन कैटेगरी है तो हम उसको छोड़ देते हैं। अगर उसके अंदर हमारे को लगता है कि वो एग्रेसिव कैटेगरी आती है, वो रिपोर्ट के साथ में दे दिया जाता है। तो वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है कि उसको इंटरप्रेट करना और उसके बेसिस पे अगला स्टेप लेना। अगर हमारे पास कैटेगरी 4 आती है और 4 में भी फिर 3 टाइप्स होती हैं, A, B, C, एंड उस टाइम पे हम सोचते हैं कि इस पेशेंट की बायोप्सी होनी तो मैंडेटरी है। जब बायोप्सी होती है तो एक बड़ी छोटी सी नीडल होती है जो उस एरिया के अंदर जहाँ पे वो गांठ दिख रही है, सिर्फ उसी से सुन करके वो सैंपल लिया जाता है और फिर वो आगे जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के अंदर, जहाँ पे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के एनालाइज किया। तो ये 3 स्टेप से गुजरना मैंडेटरी है अगर किसी को मेरे को ठीक भी करना है। अगर कोई ये स्टेप में कोई भी एक एरर होती है या मान लो कि कोई मेमो नहीं करा तो कहते जी मेरी तो बायोप्सी होगी जी, तो हमारे को ये भी नहीं पता कि वो बायोप्सी ठीक स्पॉट से हुई भी है या नहीं हुई। तो आप जब कोई भी सैंपल लेते हो बॉडी से, आपको बिल्कुल प्रिसाइज होना होता है और वो प्रिसीजन में हेल्प करता है हमारे को मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट एंड इनफैक्ट MRI भी हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके बिना तो हम ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू कर पाते। आपने ट्रीटमेंट के स्टेज बता दिए कि स्टेजेस ये हैं कि इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा। अब जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं मालूम, अब मुझे अगर कौन से संकेत होते हैं कि आपको उनका ध्यान रखना है कि हाँ यार ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, अभी मुझे इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, नाउ आई नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी ब्रेस्ट में लंप है जो काफ़ी टाइम से है, भले ही वो महीने से या 2 महीने से या इनफैक्ट 10 दिन में भी है और आपको अभी फील होना शुरू हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि वो बॉडी में काफ़ी टाइम से बनने की कोशिश कर रहा था, तभी आपको सेंसेशन है। क्योंकि देखिए छोटे लंप्स जनरली फीमेल्स को फील नहीं होते हैं। जब जैसे ही वो 0.5 या 1 सेंटीमीटर के आसपास जाता है, 0.5 मिलीमीटर से बड़ा होते होते 1 सेंटीमीटर के आसपास जाता है, तब फीमेल को परसेप्शन आती है, तब थोड़ा एहसास होता है कि नहीं गांठ है। तो सबसे पहला संकेत, अगर कोई लंप है तो पहले तो प्लीज़ उसको एनालाइज कराइए। अब उसके साथ और क्या क्या साइड इफेक्ट, मतलब और क्या क्या आपको सिम्टम्स आ सकते हैं या साइंस आ सकते हैं। ब्रेस्ट की स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाना, हार्डनेस आ जाना, एक जैसे संतरे की स्किन होती है बिल्कुल पोर्स वाली स्किन हो जाती है। वो उसका मतलब ये होता है कि भी जो वो ब्रेस्ट कैंसर है वो डर्मल लिम्फेटिक्स, यानी कि जहाँ से ब्रेस्ट के अंदर लिम्फ निकलता है वो उसके अंदर कैंसर सेल्स चले गए हैं। निपल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, भले ही वो वाइटिश हो रहा है या फिर ब्लड आ रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं था एक महिला के अंदर। तो ये सब संकेत ऐसे हैं कि जहाँ आपको शक आ जाना चाहिए कि जी ब्रेस्ट की जो गांठ है उसका आपको इलाज कराना है। और कभी कभी बगल में गांठें भी महसूस हो सकती हैं। तो जब तक बगल की गांठ हमारे को महसूस होती है तो ये स्टेज 3 तक कहलाता है। और अगर हमारे को कुछ ऐसे सिम्टम भी होते हैं जहाँ से हमारे को स्टेज 4 का भी आइडिया लग जाता है कि जैसे रात में काफ़ी सारे बोनी पेन्स होना, या हमने आंखें देखा कि आंखें पीली हो गई है, जॉन्डिस आ गया है और साथ में ब्रेस्ट में लंप है। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जो जॉन्डिस के साथ पहले प्रेजेंट करें और बाद में पता चला कि इनको ब्रेस्ट कैंसर था, क्योंकि सारा का सारा कैंसर लिवर में जाके बैठ गया। सो प्रेजेंटेशन फॉर एन ऑन्कोलॉजिस्ट, हर जगह से हम लोग सतर्क रहते हैं। आपका पेशेंट फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, अल्टीमेटली ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में हम बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं और 95% पेशेंट्स किसी भी स्टेज के अंदर हम अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको। आपने अभी भी बताया कि काफ़ी सारे लोग तो जॉन्डिस के साथ आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो स्टेज 4 तक पहुंच गए हैं। तो अगर किसी को खुद ही टेस्ट करना हो कि यार मुझे कोई लंप तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो वो कैसे घर पर टेस्ट करे? सो देखिए, हर महिला को अपनी ब्रेस्ट की सिमेट्री के बारे में पता होता है और अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, यानी कि मदर को है या सिस्टर को है, तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि आप हाई रिस्क में आ रहे हो। एक नॉर्मल फैमिली जिसमें कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ ही नहीं, उससे तो आप ज़्यादा रिस्क पे ही हो। अब एक होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कि आप अपने ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स को एल्पेट करें और ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसमें कोई भी हार्ड चीज़ मैं नहीं बता रहा या कोई मेडिकल टर्म यूज़ नहीं कर रहा। आप बस उसको फील करिए। अगर आपको कहीं पे भी किसी क्वाड्रेंट में फील होता है, जैसे आज कोई लंप फील हुआ और अगले 3-4 दिन के बाद आपको लगता है नहीं वो लंप अभी भी उतना ही है और वो हार्ड है और वो थोड़ा सा साइज में बढ़ रहा है, आप उसको तुरंत टेस्ट कराइए। तो ये तो हो गया एक जो साधारण महिला अपने घर में बैठ के एक अर्ली स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को पहले ही डिटेक्ट कर सकती है। बट देन अगेन उसके बेसिस पे हम ये डिक्लेयर नहीं कर रहे कि आपको कैंसर आ गया, उसके बेसिस पे हमने बस आइडेंटिफाई किया कि कोई गांठ है। उसके बाद आपको अपने आगे फर्दर टेस्ट कराने पड़ेंगे टू सी कि ये गांठ कितनी एग्रेसिव है या कितनी लेस एग्रेसिव है। आपने अभी भी फैमिली हिस्ट्री की बात की कि कहीं ना कहीं अगर परिवार में पहले किसी को हुआ है तो आने वाला, अगर आप लोग उसी परिवार से आते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जिसके परिवार में कभी ना हुआ हो, अगर उसको होता है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है, इफ़ दैट वुमेन इज़ प्रेग्नेंट,
तो इन दैट सिनेरियो उसका जो बेबी है दैट बेबी इज आल्सो हैविंग सम इश्यूज और जब हम ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि भी क्या अगर एक महिला जो प्रेग्नेंट है उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो पहले तो हमारे को उस प्रेग्नेंट महिला का ब्लड टेस्ट करना होता है जिसमें हमारे को जीन्स के बारे में पता चलता है। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, जो मोस्ट कॉमन है BRCA1, BRCA1 एंड BRCA2, और देयर आर मोर जीन्स जो कि सपोर्टिंग जीन्स होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स की अगर म्यूटेशन है तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि भाई आपका जो बेबी है उसको भी मेरे को टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो पेशेंट का कंफर्म करना है हमारे को कि क्या इस पेशेंट को कैंसर जो है क्या वो जेनेटिकली हुआ है, क्योंकि जेनेटिकली लिंक 10 to 15% है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस में वो 10-15% से भी ज़्यादा पेशेंट हम देख रहे हैं, तो हमारे लिए तो कभी कभी लगता है कि 30% है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिविटी रेट ऑफ BRCA इतना ज़्यादा आ रहा है। यंग फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब अभी जो वो बेबी जो अंदर है, अगर उसकी मदर को BRCA जीन पॉजिटिव आती है तो अभी भी हम बेबी का टेस्ट नहीं करेंगे। बेबी को तो हम यही कहते हैं कि भी कोई भी अगर वो मेल बेबी है फीमेल बेबी है, लेट देम कंटिन्यू देयर एडोलेसेंट लाइफ, और जब 30 या 40 ईयर्स के आसपास पहुंचेंगे देन वी विल थिंक अबाउट गेटिंग इट डन। बट वो ब्लड टेस्ट अगर कोई कराना भी चाहता है उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमने उसकी BRCA जीन के बेसिस पे कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं शुरू करना बेबी का। अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा उस पेशेंट की मदर है, उस पेशेंट की सिस्टर है, उनके ब्लड रिलेटिव्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भी वो जीन और फैमिली में किस किस को है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास एक परिवार के 3 सिस्टर्स आ रही हैं और तीनों को वो BRCA जीन पॉजिटिव है, और किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ओवेरियन कैंसर है, और एक पेशेंट को तो ब्रेस्ट एंड ओवेरियन दोनों कैंसर है। तो अगर आप ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे और आप टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो आपको वैसे ही नहीं पता चलना। तो जब वो पेशेंट मेरे पास आई तो एकदम से उनका फ़ोन आता है कि सर मेरी सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड शी वॉज हार्डली 23 ईयर्स ओल्ड जब मैंने उनका डायग्नोसिस किया। सो आई थिंक कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये कैंसर जैसा जो शब्द है ना, इससे डरने की बजाय इसका ना सामना करें, इससे फाइट करने की हिम्मत बनाएं, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपने अभी भी काफ़ी सारी चीज़ों की बात की कि वो अलग अलग चीज़ों को लेकर लोग पहले ही डर जाते हैं। ठीक है, सर्जरीज होती हैं, कीमोथेरेपीज होती हैं। मैंने देखा है जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे डर होता है कीमो को लेकर के, वो डर जाते हैं सर्जरी को लेकर, सर्जरी होगी, चीरफाड़ होगी, निकाला जाएगा। तो जब यू एज अ डॉक्टर, तो आप कैसे हैंडल करते हैं कि यार कैसे समझाया जाए पेशेंट को, ठीक है यू कैन हैंडल दिस आउट? देखिए बड़ा सिंपल है एक्चुअली। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उनको देखिए कॉन्फिडेंस तो देते ही हैं, क्योंकि अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ट्रीट करने में, उनका कोई कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, ना मेरे पे आएगा, ना इनफैक्ट मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट भी दे दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक डॉक्टर का कॉन्फिडेंस अपने पेशेंट के प्रति, डॉक्टर एंड पेशेंट का जो वो कम्युनिकेशन है वो इतना होना चाहिए कि जहाँ पेशेंट को ये समझ में आ जाए कि आई एम इन द राइट हैंड, मैं सही जगह आ गया हूँ, अब जो भी होना है वो इसी डॉक्टर ने करना है। पहला रूल। सेकेंड, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है एक ट्रीटमेंट या पद्धति समझने के लिए, तो अब जैसे अगर मेरा काम है मेडिकल ऑन्कोलॉजी का, यानी कि भी मेरा मोस्टली प्रोटोकॉल होता है दवाइयों से रिलेटेड, जैसे कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है। ये 4 दवाइयों का डिपार्टमेंट हम अकेले हैंडल करते हैं। इसके साथ जो मेरे को बेनिफिट और मिलता है वो मिलता है हमारे सर्जन्स के थ्रू, जो कि सर्जरी में हेल्प करते हैं, जो इनफैक्ट सर्जरी का डोमेन ही उनका है, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जहाँ पे हम कुछ रेज की हेल्प से जो वो एरिया होता है हम उसको बर्न कर देते हैं, जो कि इंटरनल उसको सेंसिटाइज कर देते हैं कि भाई यहाँ पे कैंसर कभी ना बने। अगर आपका डॉक्टर बड़ी वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, रेडिएशन है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, अगर वो कॉन्फिडेंट है अपने पेशेंट को गाइड करने में, आई थिंक पहली बात पेशेंट को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेशेंट ने तो बेहोश होना है ओटी के अंदर। सो पेशेंट को अपना ट्रस्ट एक डॉक्टर पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ट्रस्ट नहीं बनता है, डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट नहीं बनेगा, तो आप नहीं अचीव कर सकते आउटकम। हैविंग सेड, ये बोलने के बाद सर्जरी देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी सबसे सिंपल सर्जरी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा औजारों का भी इस्तेमाल नहीं होता। पेशेंट्स की रिकवरी 3 वीक्स के अंदर अंदर 99% आ जाती है, और हम 3 to 4 वीक्स में तो हम इलाज ही शुरू कर देते हैं। तो सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर की इज़ आई विल से वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सर्जरीज टू हैव। इससे ज़्यादा सेफ सर्जरी जनरली नहीं होती, बट ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी सेफ होती है। और जब हम अगले पड़ाव पे जाते हैं, जहाँ पे आता है कि भी हमारे को कीमो देनी है, उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। जैसे पहले वो फोटो आती थी कि लोग उल्टी करे जा रहे हैं, हाँ वो सच था,
वो बिल्कुल सच था। लेकिन अब हमारे पास ऐसे एंटी वॉमिटिंग मेडिसिन अवेलेबल हैं कि जहाँ पे मेरे पेशेंट्स मेरे को वॉमिटिंग छोड़ के बाकी कोई और साइड इफेक्ट आएगा वो तो बता ही देंगे, लेकिन वॉमिटिंग बताते ही नहीं, क्योंकि कहते सर हो ही नहीं रही है हमारे को, ना नॉजिया हो रहा है ना वॉमिटिंग हो रही है। जैसे 90-95% सिर्फ मेडिसिन को हम प्री मेडिकेशन दे के कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे हेयर फॉल होना या भूख कम लगना, मुंह में कभी कभी छाले आ जाना, वो भी धीरे धीरे करके मैनेज हो जाते हैं। और उसके बाद और दवाइयाँ आई हमारे पास, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी, इनके तो देखिए साइड इफेक्ट मिनिस्क्यूल है, लेस देन 5% है। एंड हमारे पेशेंट्स आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर के जितने भी हम ट्रीट कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग वेल। जैसे आपने मुझे बताया अभी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आप देते हैं पेशेंट्स को। ये तो होते हैं पढ़े लिखे लोग जिन्हें पता होता है चीज़ों के बारे में, पर कुछ लोग ऐसे तो डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैंने ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कराई तो मेरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा। सो आजकल हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं और इनफैक्ट सर्जन्स को भी सारे वेल अवेयर हैं कि हम ब्रेस्ट को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। हम उन सर्जरीज को कहते हैं BCS, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। उसके लिए अगर पेशेंट की गांठ छोटी है, ब्रेस्ट का साइज अप्रोप्रिएट है एंड पेशेंट इज़ रेडी टू गो एंड टेक रेडिएशन एज वेल, क्योंकि अगर हम किसी की ब्रेस्ट प्रिजर्व कर रहे हैं तो रेडिएशन आएगी ही आएगी। दिस डोमेन ऑफ ब्रेस्ट कंजर्वेशन इज़ विद द सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हमारा जो सर्जन टीम है वो पेशेंट को पहले ही असेस कर लेती है कि क्या हम इसकी ब्रेस्ट प्रिजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो हमारे को गो हेड दे देते हैं तो हम प्रोटोकॉल उस हिसाब से ट्वीक कर देते हैं थोड़ा। और इनफैक्ट क्योंकि जब हम इलाज शुरू करते हैं तो हमारी दवाइयों से ब्रेस्ट का कैंसर गायब भी हो जाता है, तो हम वहाँ पे एक छोटा सा क्लिप डाल देते हैं ताकि जब सर्जन अंदर सर्जरी के लिए जाए सिर्फ वही एरिया निकाले, तो फीमेल्स को कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इनफैक्ट आपको पता ही है फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई भी पेशेंट वो ऑप्शन लेना चाहता है, अब रेडिली अवेलेबल है, हमारे इंस्टीट्यूट में भी हो रहा है। मोस्टली जो एडवांस जगहें हैं सब जगह ब्रेस्ट कंजर्वेशन की ऑप्शन दी जा रही है। आपने इससे पहले बात की थी कि कई बार क्या होता है, काफ़ी अलग अलग स्टेजेस पे लोग आते हैं। कोई फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है, कोई सेकंड स्टेज पे आ जाता है, कोई फोर्थ स्टेज पर आपके पास आता है ब्रेस्ट कैंसर के इस मामले में। तो कितना मुश्किल होता है अगर फोर्थ स्टेज वाला पेशेंट है और फर्स्ट स्टेज वाला पेशेंट है? तो आई थिंक हर पेशेंट मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेज 1 आसान है या स्टेज 4 मुश्किल है या स्टेज 4 आसान है स्टेज 1 मुश्किल है। मैं जितने भी पेशेंट्स को देख रहा हूँ वो एक इंडिविजुअल स्टोरी क्रिएट करते हैं। अगर मैंने 100 पेशेंट देखे हैं वो 100 के 100 अलग हैं, उनके कोई मैच नहीं है किसी से। मेरे लिए कभी कभी स्टेज 1 भी इतना कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि स्टेज 4 मेरे को आसान लगने लग जाता है। तो मैं हर पेशेंट से यही कहता हूँ कि आप अपनी स्टोरीज कंपेयर ना करिए, क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट जब शुरू होना है, पहली बात वो सही तरीके से चलाने की जिम्मेवारी हमारी है, उसका सही आउटकम लाना हमारी जिम्मेवारी, बट उसके जो जर्नी है वो समहाउ हम दोनों का फेट ना गॉड डिसाइड करता है। अगर मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटेंशन से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और बेस्ट आउटकम अचीव कर रहा हूँ तो आपको भी वही सोचना है। तो माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मेरे लिए स्टेज 1 भी उतना मुश्किल है और स्टेज 4 भी उतना मुश्किल है। बट यस, स्टेज 4 के अंदर एक प्रॉब्लम आती है जब पेशेंट्स बेड पे आ जाते हैं और हमारे पास कोई दवाई देने का कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो वाला फेज़ थोड़ा क्रिटिकल होता है, इमोशनल, इट टेक्स एक टोल हमारे पे आता है इमोशनली, और पेशेंट की फैमिली पे तो देखिए आते ही वो देख रहे होते हैं कि भी हम अनफॉर्चुनेटली कोई उनको ऑफर नहीं कर पा रहे ट्रीटमेंट एंड पेशेंट उनके सामने जा रहा है। बट ये तब होता है जब हम 5, 7, 8 लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे चुके होते हैं। तो अर्ली स्टेज ट्यूमर्स के अंदर हमेशा एक कॉम्पोनेंट ऑफ हैप्पीनेस होता है, बट जो लेटर स्टेज होती है और जब वो सारे ट्रीटमेंट फेल कर जाते हैं देन डेफिनेटली उस टाइम पे इमोशनल टोल तो आता ही है। आपने अभी भी बताया कि कैंसर के बारे में ना एक मिथ है, जैसे मैंने सुना है ज़्यादातर लोगों को जिनको हुआ था, कि कैंसर ना वापस पनप जाता है। मतलब आपने ठीक कर दिया, पूरा रिमूव कर दिया, पूरा हट गया, पर उसके बाद फिर वो फिर से आ गया। बिल्कुल। तो क्या ऐसा ब्रेस्ट कैंसर में भी होता है? क्या वो फिर से पनप सकता है? बिल्कुल। और इनफैक्ट हम हर पेशेंट को यही कहते हैं कि आप अपना फॉलोअप मत छोड़िए। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने कोई इंटरवेंशन किया, हमने आज जैसे स्टेज 3 पेशेंट को हमने ठीक कर दिया और उसके बाद हमने कहा कि आपने 2-2, 3-3 महीने पे आना है। समहाउ पता नहीं इंडिया में ऐसा क्यों है कि लोग अपनी हेल्थ के लिए कोई फोकस ही नहीं करना चाहते, ना वो फॉलोअप के लिए आना चाहते हैं, और अचानक से आपको 1, 2 या 3 साल बाद फ़ोन आता है कि सर इनको तो फिर गांठ आ गई, आपने इलाज ही क्या किया था। फिर जब आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपने कहीं फॉलोअप कराया, कहते नहीं सर हमने तो फॉलोअप ही नहीं कराया। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या होती है? आप पेशेंट को डांट भी नहीं सकते, डांटोगे तो आप ही का खून उबलना है। यू जस्ट टेक इट, मतलब आप बस अपना उनका ट्रीटमेंट ही करते हैं। एंड तभी मैं मेक श्योर ये करता हूँ कि जो भी पेशेंट आ रहा है आप अपने फॉलोअप में रहिए।
अगर फॉलो अप आप मिस करोगे तो पहली बात, वी आर नॉट गॉड्स, हम लोग भगवान नहीं है। हमारे को बोला जाता है कि डॉक्टर अगला रूप है भगवान का, बट आपने कभी देखा है किसी डॉक्टर का मंदिर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग, हमारे को पहले कोई ट्रीट करे कि हम भी इंसान है। हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कब किसकी बीमारी वापस आनी है, तभी तो फॉलो अप में बोल रहे हैं। अगर आज मैं ये बोल दूं कि इस पेशेंट की 6 महीने में बीमारी वापस आने वाली है, तो लिटरली मैं ये गॉड लेवल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये तो भगवान जैसी स्टेटमेंट होगी ना, बट हम तो है ही नहीं ना भगवान, हम डॉक्टर हैं, हम पहले इंसान हैं। इंसान अपनी तरफ से बेस्ट कर सकता है। अगर अब पेशेंट फॉलो अप में रह ही नहीं रहा, तो अब उसमें डॉक्टर क्या करे? और दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, आपने कुछ मेडिसिन लिख के दी कि ये आपने खानी है, वो खाते ही नहीं है, और फिर एकदम से बीमारी वापस आती है। फिर जब आप निकालते हो, पूछते हो, हिस्ट्री पूछते हो कि जी आप ये गोली खाई, कहते सर ये तो हम भूल गए। अब आप उस टाइम पे क्या करो? अगेन आप पेशेंट को तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो बेचारा अब दूसरी स्टेज में आ गया आपके पास। एक इंजेक्शन होता है, वो कभी कभी हम कई पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको 3-3 हफ्ते में लगवाना है, लगवाते ही नहीं है। लापरवाही की वजह। लापरवाही, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा लापरवाही की वजह से आता है, कभी कभी किस्मत पे भी खराब हो जाती है। आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, ये मैं जो कह रहा हूँ, ये हार्मोन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी ले रहे हो, 100 में से 5-10% पेशेंट ऐसे जिनका ये चलते चलते वापस आ रही है, लेकिन 90-95 की नहीं आ रही वापस। कम से कम उसके लिए तो आप एफर्ट लगाओ। सो हम हर एक को ये कहते हैं, आप जागरूक रहो। अगर आप अवेयर ही नहीं रहोगे तो आप ये ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाओगे। एक चीज़ और, जैसे कई बार क्या होता है, हमने तो अभी फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की बात की पूरे टाइम, अभी मैं रीसेंट में देख रही हूँ कि मेल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत बात हो रही है। मेल ब्रेस्ट कैंसर के केसेस लगातार अचानक से बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? मेल ब्रेस्ट कैंसर के पीछे की क्या? सो आई थिंक अब हमारे ना पिकअप रेट्स बेटर हो गए हैं, और अगर मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में 100 ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, तो मेल एक ब्रेस्ट कैंसर, एक पेशेंट उसमें से मेल ब्रेस्ट कैंसर होएगा। तो ये रेशो है लगभग। आज की डेट में इंडिया में हर साल 2 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, और ये नंबर 2022 का है। और ये आज हम 4 साल बाद अगर हम ये डेटा दोबारा ओपन करेंगे, डेफिनेटली ये 2 लाख तो नहीं है, ये डेफिनेटली उससे आगे बहुत आगे जा चुका है। और साइड बाय साइड, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, हमारे प्रोग्राम्स इतने हो रहे हैं, हमारे अवेयरनेस कैंपेन्स इतने हो रहे हैं, तो मेल्स के अंदर भी जो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। तो अगर कोई मेल, उनको अपने ब्रेस्ट के अराउंड यानी कि निप्पल के अराउंड कोई ऐसा टिश्यू महसूस हो रहा है जो साइज में सेम है या बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली यू नीड टू गेट योर चेक। आप अपना चेकअप कराइए, क्योंकि 1% चांस है कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और हमारे पास आज की डेट में मेरे पास ही 10 पेशेंट हैं जो मेल ब्रेस्ट कैंसर के हैं। सो यस, इट्स नॉट अ मिथ एनी मोर कि मेल्स को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, हम तो रियलिटी देख रहे हैं। मेल्स को भी होता है। ये था कि अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, हम लोगों का ध्यान ही नहीं रहता है, हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो चुकी है, फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें देख देख के हमें लगता है ठीक है यार, छोटी सी सिस्टी है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे ऑब्वियस ही बात है ब्रेस्ट कैंसर है तो बचा तो जा नहीं सकता है, पर कुछ हद तक आप अपनी लाइफस्टाइल बेटर करके आने वाली खतरों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेता हूँ। हमारा लाइफस्टाइल बिजी किसने किया? हम लोगों ने खुद नहीं किया। हमने खुद क्यों किया लाइफस्टाइल बिजी? सो दैट कि हमारा आउटपुट बेटर है, हमारे को एप्रिसिएशन मिले, हमारा ग्रोथ अच्छी होए, हमारे फाइनेंसेस अच्छे होए। अल्टीमेटली गोल यही है। और अगर हमारे फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, उससे हम क्या सोचते हैं कि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छी हेल्थ होएगी। लेकिन हम लोग अपने आप को दबाए जा रहे हैं प्रेशर के अंडर, और अपनी हेल्थ पे फोकस ही नहीं करना चाहते। हम सुबह 8 बजे से लेके रात के 9, 10, 11 बजे तक काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें से हम आधा घंटा अपनी बॉडी के लिए नहीं निकाल सकते कि हम एक्सरसाइज कर लें। हम अपने लिए कंप्लीटली सेल्फिश होके एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। यार मैं छुट्टी लूंगा, मेरा जो साथ वाला है, मेरा जो पीयर है, वो तो छुट्टी ले ही नहीं रहा। तो हम कर ही क्यों रहे हैं? भगवत गीता में क्या लिखा है कि अगर किसी का बर्थ हुआ है तो उसका डेथ भी साथ लिख के आई है ना। हम कितना भी लाइफस्टाइल बिजी कर लें, हम कितनी भी मेहनत कर लें, मैं कह रहा हूँ कि आज मैं हूँ या आप हैं, हम सब ने कभी ना कभी तो जाना ही है। हम इतना लाइफ को उतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? हम उससे क्या आउटकम तो नहीं चेंज होने वाला? क्या आज जो इंसान बहुत ज़्यादा कमा रहा है या आज इंसान एक है जो कमा नहीं रहा, क्या उनके अंतिम पड़ाव पे कुछ बदलाव हो रहा है? नहीं। क्या उनके अगले जन्म पे पड़ाव हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं।
तो मैं यंग जनरेशन को, जो मैं आजकल की जनरेशन जेन जी है, मैं उनको देख रहा हूँ, वो मोबाइल्स पे हुक्ड हैं, वो इंस्टा पे हुक्ड हैं, सोशल मीडिया पे हुक्ड हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पे कोई हुक नहीं है। डेफिनेटली अब अवेयरनेस बेटर हुई है हेल्थ को लेके, लेकिन आज भी हम लैकिंग है। हम हैप्पीनेस लेवल में, इंडिया एज ए कंट्री इज नॉट ए हैप्पी कंट्री, और हम काम किए जा रहे हैं लेकिन हम हैप्पी नहीं है। तो अगर आप, जो भगवान ने बॉडी बनाई थी, उन्होंने काम के लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने कहा था आप अपना जीवन जियो। हम जी नहीं रहे, हम बस काम करे जा रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, काट रहे हैं हम शायद। एक सवाल और था, जैसे काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं, वो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, पर उन्हें यही नहीं पता होता कि अगर हमें इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जानना है तो हम कौन कौन से हेल्थ चेकअप्स करा सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे कौन से हेल्थ चेकअप्स हैं, अगर वो कराते हैं रेगुलर चेकअप्स, तो इन चीज़ों को, मतलब इन टेस्ट को ज़रूर अपने उसमें कंसिडर करें। तो देखिए, अभी हम ब्रेस्ट कैंसर की ही बात करते हैं, तो क्योंकि ये वाली डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, बट ब्रेस्ट कैंसर में अगर कोई भी महिला 40 या 40 साल से ऊपर की है, तो डेफिनेटली मैमोग्राफी तो उनकी होनी ही चाहिए। अगर कोई महिला के अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो इनफैक्ट हम 10 साल पहले उनका शुरू कर सकते हैं स्क्रीनिंग, और विद MRI ब्रेस्ट, नॉट विद मैमो बट MRI ब्रेस्ट के साथ हम शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई भी लंप है तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करिए, आप अपने पास के गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, या सर्जन को दिखाइए, या ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए, बट प्लीज़ घर में मत बैठे रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता। अगर आप ये सोच के चलोगे कि मैं 22 की हूँ, मैं 25 की हूँ, 28, 30, 40 जो भी है, और वो तो मेरे को तो हो ही नहीं सकता। 99% पेशेंट्स का एक क्वेश्चन जो कॉमन आता है मेरी ओपीडी में, सर ये मेरे को ही क्यों हुआ। हमारे पास सिर्फ 10-15% का पता है, क्योंकि उसमें जेनेटिकली लिंक्ड होता है, बाकी का तो अभी पता ही नहीं है हमारे को। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि इस डर से नहीं चाहते कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पॉजिटिव निकल जाए, तो उस सोच को कैसे बदला जा सकता है? अब भाई ऐसे तो फिर घर में ही बैठे रहना पड़ेगा अब तो फिर, क्योंकि अगर आप अपने घर से निकलोगे नहीं, फिर तो आप काम पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएंगे। अगर ऐसी भ्रांति रखेंगे तो फिर तो आप मूव ही नहीं कर पाएंगे ना, आप तो सो भी नहीं सकते ढंग से। वही पता चले छत गिर गई ऊपर से, तो आप उठे रहिए, चौकीदारी करते रहिए, बट देन अगेन आप अपनी बॉडी के खुद ही मास्टर हैं। कोई आपको हंटर मार के या डंडा मार के तो नहीं लेके आएगा ना कि नहीं चलो चलो। अगर आप अवेयर हैं, आप समझते हैं, तभी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, उसके साथ अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ऐसी एबनॉर्मल फील हो रही है, आप उसको इग्नोर ना करिए। ये आज से 10-15 साल वाली मेंटालिटी है, अब चेंज होनी शुरू हुई है। हेल्प कैसे हो रही है हमारे को, पेशेंट्स आ रहे हैं एंड वो कह रहे हैं कि सर हमने अपना सिम्टम AI में डाला और AI ने आंसर कर दिया कि नो यू गो एंड टेक ओपिनियन। वो मेरे से ज़्यादा AI पे भरोसा करके मेरे पास आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल मेरे पास 4 पेशेंट्स आए। तो जनरली एक डॉक्टर की आदत होती है कि वो पूछता है कि सर आप मैंने जैसे पूछा, मैंने आपको मेरे पास किसने भेजा, कोई रिकमेंडेशन आया है, किसी ने कुछ कहा? हाँ। तो मैं शॉक में था। कल 4 पेशेंट ने कहा कि सर आपको चैट GPT ने भेजा है। मैं सोच रहा हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे AI का अच्छा बेनिफिट भी लेना हमारी जिम्मेवारी है। देखिए, आपने टेक्नोलॉजी क्रिएट करी है, आप उसको यूटिलाइज करिए, और अब तो आप अपना सिम्टम उसमें डालिए, कहीं पे भी डालिए, अब तो हर जगह AI अवेलेबल है, उसको यूज़ करिए ना। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि चलो डॉक्टर के पास आइए, अगर AI कह रहे तो चलो तभी आ जाओ, लेकिन इग्नोर नहीं करना। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और अब तो बहाना भी नहीं सुन सकते कि जी हमारे को तो पता ही नहीं था, हमें तो ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। नो, बच्चे, बूढ़े, बड़े, सबके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। बड़ों का ख्याल रखना है कि जिम्मेवारी उनसे यंग जनरेशन की है, उनका ख्याल रखने वाली उनसे यंग जनरेशन की। किसी एक जनरेशन में तो कुछ ना कुछ तो कोई मोबाइल में डाल ही सकता है। तो आपका घर से निकलवाने की जिम्मेवारी आपके परिवार वालों की है, डॉक्टर की नहीं है। क्या आपने कब, जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो कई बार आपके सामने पेशेंट बैठा होगा और आपको बता ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या दिक्कत है, कभी ऐसा हुआ है कि महिलाएं खुद ही झिझक रही है और किसी पड़ोस में बैठे इंसान को बताना पड़ रहा है कि इनका ये दिक्कत है, तो आप टेस्ट कर लीजिए, चेकअप कर लीजिए? ऐसा कभी होता है, झिझकना, घबराना, शर्माना? ये जब आज से 5-6 साल पहले, देन अगेन जब इंटरनेट उतना AI वाला रोल जब नहीं था, तब तो बहुत हुआ ये कि जहाँ पेशेंट से ही निकलवाने में मेरे को हिस्ट्री में मेरा आधा पौना घंटा चला जाता था। तो फाइनली पूछ पूछ के हम पहुँचते थे कि अच्छा आपको तो ये प्रॉब्लम है। बट अभी तक मेरी प्रैक्टिस में सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी है। इनको अब जो पेशेंट आ रहे हैं उनको अपना डॉक्टर भी पता है, उनको अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट क्या कराना है ये भी पता है, और उनको अपने प्रोसीजर भी पता है। मेरा काम तो आसान हो गया अब, क्योंकि पेशेंट्स ऑटोमेटिकली समझ के आ रहे हैं। जहाँ पे मेरी OPD की डिस्कशन पहले आधा घंटा होती थी, मेरी 10-15 मिनट में सारी डिस्कशन ही क्लोज हो जाती है। तो अभी बहुत हद तक पेशेंट समझने लगे हैं दिस इज नॉट एट ऑल शेमफुल एंड यू कैन जस्ट गो एंड टॉक टू द डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल था, जैसे
कई बार क्या होता है स्तन कैंसर को लेकर के लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे अगर लिवर में कैंसर था तो कहीं ना कहीं ऊपर तो शिफ्ट नहीं हो गया या फिर इधर उधर किसी और बॉडी पार्ट में तो नहीं चला गया। क्या ऐसा होता है कि अगर किसी एक बॉडी पार्ट में ऑलरेडी हमें कैंसर था तो उसकी वजह से किसी और बॉडी पार्ट में भी, जैसे वो हमने क्योर करा लिया, पर क्या वो फिर से डेवलप हो सकता है किसी और बॉडी पार्ट में या फिर ब्रेस्ट में आपके? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा था, मैं ऑन्कोलॉजी वाला ही जवाब दूंगा, कैंसर स्पेशलिस्ट वाला जवाब दूंगा। जब तक हम किताबें पढ़ रहे थे तो हमारे को था एक इंसान को तो एक ही कैंसर होता है ना, तो ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट रहेगा, अगर लिवर कैंसर तो लिवर कैंसर का ही रहेगा। आप सोचो कि मैंने एक टाइम पे एक पेशेंट में कितने डायग्नोसिस किए होंगे, एक पेशेंट में एक ही, मतलब किताबों के हिसाब से तो तीन कैंसर साइमल्टेनियसली, और तीनों डिफरेंट एक ही वक्त पे, और हमने तीनों की डिफरेंट बायोप्सीज एंड सैंपल्स लिए और हमने आज उस पेशेंट को ठीक किया हुआ है। जस्ट बिकॉज हम जब एक पेशेंट को देखते हैं, हमारे लिए दोनों प्रोबेबिलिटीज ओपन होती है, क्या मैं एक बीमारी से डील कर रहा हूँ या क्या मैं दो बीमारी से डील कर रहा हूँ। और जिस दिन मैंने वो 3 वाला डायग्नोसिस किया था, उसके बाद से मेरा ब्रेन फिर अकोमोडेट हुआ कि नहीं, अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसके अंदर यू कैन थिंक अबाउट 3 कैंसर। अब एक पेशेंट को थायराइड का कैंसर निकला, साथ में ब्रेस्ट का कैंसर निकला और एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर निकला, तो ये हमारे लिए भी अनहर्ड था। बट देन अगेन हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पे पेशेंट्स बहुत बल्क इन द सेंस कि बहुत ह्यूज मात्रा में आ रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल ग्रैब हो रहा है। तो कोई भी हैवी बर्डन या हैवी लोड कैंसर इंस्टीट्यूट से, आई थिंक उनकी हर एक की अपनी स्टोरीज होंगी जहाँ पे उन्होंने एक पेशेंट में 2 या 3 कैंसर, वो भी डिफरेंट टाइप के ढूंढ रखे हैं। एंड अगर किसी को एक टाइम कैंसर हुआ, मैं ये नहीं कह रहा उसको कभी आएगा नहीं, आपको फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉलोअप के अंदर अगर कोई दूसरा कैंसर भी बनने की कोशिश कर रहा होगा ना, हम उसको पिक कर लेंगे। हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ होती है, जैसे आप तो डॉक्टर हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग धारणाएं लेकर आते होंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट कुछ ऐसी चीज़ लेकर आया हो आपके पास कि आपको सोचकर लग रहा हो कि यार ये कैसी बात है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसा कभी हुआ है? गलत धारणाएं जो होती है स्तन कैंसर को लेकर। एक तो यही सबसे बड़ा कि जी बायोप्सी नहीं कराएंगे, कुछ ही कर लो, बायोप्सी नहीं कराएंगे, कुछ ही कर लो, आप पेट स्कैन करा दो मेरा, आप सीटी स्कैन करा दो, बायोप्सी नहीं कराएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भ्रांति ऐसे पाली गई है दिमाग में, और वो देखिए ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस तो हो ही रहा है ना सोशल मीडिया से। अब वो उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में आई लॉस्ट दैट पेशेंट, वो पेशेंट नहीं है आज, मैं उसको निकाल सकता था, मैं उसको ठीक कर सकता था, बट नहीं। देखिए देन अगेन, मैं एक पेशेंट को 5 मिनट समझा रहा हूँ या मैं एक पेशेंट को 1 घंटा समझा रहा हूँ, मैं उसके भले के लिए समझा रहा हूँ ना। बट देन अगर आपने ये सोच के ही आए हो कि जी बायोप्सी नहीं करानी, तो फिर आपका ट्रीटमेंट भी नहीं होना। अगर ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कोई बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग ट्रीटमेंट कहूँगा मैं। भाई या तो वो बीमारी सर्जिकली आउट होए, उसकी कोई आपके पास प्रूफ, आपको कैसे पता, एक डॉक्टर को कैसे पता कि वो एक कैंसर को डील कर रहा है? क्या पता वो ट्यूबरकुलोसिस होए, क्या पता वो लिम्फोमा है, लिम्फोमा का ट्रीटमेंट अलग है, क्या पता वो न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा है। तो जैसे शुगर में होता है या बीपी में होता है कि वहाँ पे आपने एक गोली दी है, एक इलाज किया, वो बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक कर देता है। कैंसर में ऐसा नहीं है, तभी मैं कहता हूँ कि हर कैंसर एक अलग कैंसर है, हर पेशेंट मेरा अलग है, 2 पेशेंट सेम मेरे हो ही नहीं सकते। तो इसलिए जब भी आपको कैंसर आ रहा है, आप सिर्फ अपनी स्टोरी में फोकस करो, आपका फोकस सिर्फ अपने और अपने आप पे होना है, आपको ना इधर देखना है ना उधर देखना है। आपके ऑन्कोलॉजिस्ट किस लिए बैठे हैं? इसलिए तो बैठे हैं ताकि आपको वो उस जर्नी के थ्रू ट्रैवल करा के और आपको बेस्ट आउटकम दे। अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो देख रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि ठीक है हमें भी टेस्ट करा लेना चाहिए, इतना बोल रहे हैं, अच्छे खासे डॉक्टर नजर आते हैं, तो उन्हें व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू दोस पीपल कि हाँ ठीक है इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है और ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, या फैमिली में कोई भी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, कि इनफैक्ट किसी भी कैंसर की हिस्ट्री, आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से एक बार मिलिए और वो आपको गाइडलाइंस देगा कि आगे क्या करना है। बस इग्नोर मत करिए, अगर आप इग्नोर करेंगे आप खुद से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर्स अपने चेंबर में बैठे, डॉक्टर्स को क्या पता कि भाई आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए और अपनी हेल्थ के लिए करिए, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि आप बाहर जाइए पत्थर तोड़िए, उसमें तो आप सुबह से शाम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए आप रिस्क नहीं उठाना चाहते। आप बैंक की लाइनों में लगना चाहोगे लेकिन अपने हेल्थ के लिए वेट भी नहीं करना चाहते, 2 मिनट वेट नहीं होती।
अमेरिका के अंदर आज की डेट के अंदर अगर आपने एक इन्वेस्टिगेशन करानी तो 3 से 4 महीने का वेटिंग है, और हमारे यहाँ पे हम रेडिली आपको विद इन 5 डेज हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, विद इन 3 डेज ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। सेम टेस्ट जो मैं इंडिया में करा रहा हूँ उसकी कॉस्टिंग अगर मान लो 100 रुपये है, अमेरिका में कॉस्टिंग उसकी 50,000 है। कोई अगर आप वो कदर नहीं करेंगे अपनी हेल्थ की और अपने डॉक्टर की, तो आप प्लीज़ एक बार अमेरिका चले जाओ, आपको सारी कदरें समझ में आ जाएंगी। तो मैं हर एक को ये कह रहा हूँ, अपने डॉक्टर्स, इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, आप उन पे फेथ रखिए। हर एक को पता है कि बैड स्टोरीज हर जगह होती हैं, बट कैंसर एक बैड डिजीज़ है। अगर आउटकम आपके लिए फेवरेबल नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन कि डॉक्टर बैड है, वो हमारी किस्मत बैड है। तो अगली बार जब भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लगे अपने शरीर में, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये कोई शर्मनाक बीमारी नहीं है, इसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योरेबल है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स को खुद क्योर किया है डॉक्टर आदित्य सरीन ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हमारे यहाँ दर्शकों को। ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ और भी जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे, जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।